चैप्टर 151 इज देयर एनी यंग मास्टर हु कैन पॉइंट आउट द फ्लॉज इन माई जिद प्लेइंग। यह स्त्री अत्यंत मनमोहक थी। उसकी आंखें मदहोश करने वाली थीं और चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। यह और कोई नहीं बल्कि बायु की रक्षक इमॉर्टल वेनरेबल मेन्यांग थी। बेशक मेन्यांग मूल रूप से बायु की गुप्त रक्षा कर रही थी, लेकिन अब जब बायु 100,000 माउंटेन रेंज वापस लौट आई थी, जहां चेन चांगन तैनात थे जिनके पास एक इमॉर्टल वेनरेबल को मारने की क्षमता थी, तो मेन्यांग को बायु की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए वह एक बार फिर मर्त्यलोक में अपना मनोरंजन कर रही थी। नहीं तो जीवन कितना उबाऊ होता। और आज उनकी पहचान यान्यू पवेलियन की कॉर्टिजन थी। यह कहना ही होगा कि इतनी अद्भुत सुंदरता और स्वाभाविक रूप से मोहक आकर्षण के साथ यान्यू पवेलियन में कल्टिवेटर्स के बीच उनका हंगामा मचना स्वाभाविक ही था। यहाँ तक कि चेन चांगन भी उन्हें देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह स्त्री बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के इस छोटे से यान्यू पवेलियन में ऐसी स्त्री मिलेगी। केवल रूप की बात करे तो वह बायु एमायरो जियांग यूचन होंगी और अन्य से कम नहीं थी, और आकृति के मामले में तो वह और भी विशेष थी। मेन्यांग गोल मंच पर सीधी बैठी थी। उनके सामने एक लकड़ी की जिद रखी थी। वह मुस्कान बिखेर रही थी और उनकी हर भौं का उठना और हर मुस्कान आत्मा को विह्वल कर देने वाली थी। उनकी पतली उंगलियां तारों पर चली और तुरंत ही एक दूर सी मधुर जिद ध्वनि बह निकली, जिसने सभी को आनंदित कर दिया। चेन चांगन ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी। अच्छी जिद विद्या। बगल में एक युवती ने पूछा, क्या यंग मास्टर को भी संगीत का ज्ञान है? थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ खास नहीं। अपने पिछले जन्म में चेन चांगन ने जिद बजाने में थोड़ा हाथ आजमाया था। उसका मूल इरादा महिलाओं को प्रभावित करने के लिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा करने से पहले ही उनका ट्रांसमाइग्रेशन 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट में हो गया। इस बात से चेन चांगन को बहुत अफसोस होता था। अब मेन्यांग को जिद बजाते देखकर और कई वर्षों से जिद को न छूने के कारण उनका मन थोड़ा बजाने को कर रहा था। बेशक चेन चांगन को इस यान्यू पवेलियन में जिद बजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी युवती के लिए जिद बजाना तो ठीक हो सकता है, लेकिन यान्यू पवेलियन में ज्यादातर पुरुष कल्टिवेटर ही आते हैं और सब एक ही रुचि से आते हैं, युवतियों को गाते नाचते देखना या शायद कुछ और करना, न कि किसी वयस्क पुरुष को जिद बजाते सुनना। चेन चांगन का किसी समूह के सामने जिद बजाने का कोई इरादा नहीं था। यान्यू पवेलियन में जैसे ही मेन्यांग ने बजाना शुरू किया, सब शांत हो गए और संगीत में मग्न हो गए। मेन्यांग की आंखों में मुस्कान थी। उन्होंने भीड़ पर नजर डाली। वह अपनी जिद विद्या से काफी संतुष्ट थीं। मर्त्यलोक में कई वर्षों के बाद मेरी कल्टिवेशन धीरे धीरे सुधरी है और दांव में मेरी अंतर्दृष्टि भी बढ़ी है। अब उन्हें अपनी जिद विद्या में मिलाकर यह और भी गहन हो गई है। मेन्यांग के अनुसार पूरे यान्यू पवेलियन में स्वाभाविक रूप से इन मर्त्य कल्टिवेटर्स में से कोई भी उनकी जिद दाव की उपलब्धियों का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि जब मेन्यांग की मदहोश सुंदर आंखें दूसरी मंजिल के एक निजी कमरे पर पड़ी, तो उनका भाव कुछ पल के लिए रुक गया। यह व्यक्ति मेरी जिद दाव की उपलब्धियों से मदहोश नहीं है। मेन्यांग जिस निजी कमरे को देख रही थी, वह बिल्कुल वही था जिसमें चेन चांगन बैठे थे। हालांकि संगीत मधुर था, लेकिन चेन चांगन के लिए यह औसत से अधिक कुछ नहीं था और उनके पिछले जन्म के जिद संगीत की तुलना नहीं कर सकता था। थोड़ा उब महसूस करते हुए उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि गोल मंच पर वह अद्भुत स्त्री नृत्य करेगी। शायद यह अधिक दिलचस्प होता। अपनी सेवा कर रही युवतियों को देखते हुए उन्होंने उनके उत्तेजित और मदहोश भावों को देखकर असहाय होकर सिर हिलाया। क्या यह सच में इतना अच्छा है? मेन्यांग ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और जिद बजाती रही। कुछ क्षण बाद मेन्यांग ने बजाना बंद कर दिया। उनके हाथ तारों पर टिके हुए थे और जिद ध्वनि धीरे धीरे समाप्त हो गई। यान्यू पवेलियन में सभी के चेहरे पर अभी भी और सुनने की इच्छा थी। वे केवल इस बात का विलाप कर रहे थे कि यह जिद ध्वनि कितनी मधुर और सुंदर थी, जो दुनिया में दुर्लभ थी। अब तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मेन्यांग की जिद ध्वनि अद्भुत है, अत्यंत मधुर। सच में धुन ऊपर नीचे होती है, निरंतर और अंतहीन स्वर शांत और सुंदर है, फिर भी स्थिरता में गति है। ऐसा लगता है जैसे कोई परिलोक में हो। मैंने ऐसा सुंदर जिद संगीत पहली बार सुना है। मेन्यांग यान्यू पवेलियन की कॉर्टिजन बनने की हकदार है। जैसे ही आईन सुंदरता और जिद कौशल दोनों के साथ, वह निश्चित रूप से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में और यहाँ तक कि गोस्ट प्रोविंस में भी अपना स्थान बनाएंगी। यान्यू पवेलियन में अनगिनत कल्टिवेटर्स मेन्यांग की चापलूसी कर रहे थे, बार बार जय जयकार कर रहे थे। बेशक उनका उद्देश्य उनका पक्ष जीतना था। अगर वे सुंदरी की एक मुस्कान जीत सके तो रात का आनंद स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी बात होगी। दूसरी मंजिल का निजी कमरा। चेन चांगन ने यह दृश्य चुपचाप देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने इस तरह के दृश्य अपने पिछले जन्म में बहुत देखे थे। कितने सिम्स हैं कॉर्टिजन, सच में कॉर्टिजन है। अपना मुंह ढंक कर हल्की हंसी बिखेरती है और बस थोड़ी सी धुन बजाकर सारी चमक चुरा लेती है। वह मुस्कुराईन, आप सभी का धन्यवाद, लेकिन बजाते समय मुझे लगा कि मेरे जिद कौशल में अभी कमी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई यंग मास्टर या प्रतिष्ठित अतिथि मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए,
एक निजी कमरे में एक कल्टिवेटर ने जोर से कहा, मैं न्यांग की जिद विद्या बहुत पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी है और संगीत मधुर है। संभवतः आपके कल्टिवेशन में भी और भी महान उपलब्धियां हैं, कहाँ कोई दोष हो सकता है। मेरी राय में यह बिल्कुल उत्तम है, एक अन्य हरे वस्त्रधारी कल्टिवेटर ने कहा। वह वास्तव में एक गोल्डन को कल्टिवेटर था। यह उचित है, मैंने अनगिनत धुनें सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी भी मैन्यांग की जिद जितनी मधुर धुन नहीं सुनी। यानी पवेलियन में अनगिनत लोग सहमत थे, चारों ओर देखते हुए। कोई भी मैन्यांग की जिद विद्या में कोई दोष नहीं बता सकता था। क्या मजाक है, मैन्यांग आखिरकार अपर रेल्म की एक इमोर्टल वेनरेबल है और जिदा में उनकी उपलब्धियां उनके इमोर्टल लिनियज से संबंधित हैं। यानी पवेलियन के लोगों के लिए मैन्यांग को जिद बजाते सुनना पहले से ही एक अपॉर्चुनिटी और उनके जीवन में एक भाग्यशाली घटना थी, भले ही कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्राइकिंग इमोर्टल मौजूद हो। वे शायद मैन्यांग की जिद विद्या में कोई दोष नहीं बता पाते। इन कल्टिवेटर्स की तो बात ही क्या है। सभी की प्रशंसा का सामना करते हुए मैन्यांग मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया, आंखें झपकाईं और दूसरी मंजिल के एक निजी कमरे की ओर देखा। मुझे वास्तव में लगता है कि यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी जिद विद्या में दोष बता सकता है। यानी पवेलियन में भीड़ हैरान थी और अनायास ही मैन्यांग की नजर का अनुसरण करने लगी। चैप्टर 152 अ स्लाइट नॉलेज ऑफ द जिद। चेन चांगन अपनी आंखें बंद किए युवतियों की सेवा का आनंद ले रहे थे। तभी उनके दिल में अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ी। उन्होंने मन ही मन कहा, हमेशा कुछ विश्वासघाती मंत्री मेरी साजिश रखते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। एक युवती की धीमी आवाज उनके कानों तक पहुंची, यंग मास्टर, क्या हुआ? चेन चांगन ने आंखें खोली। आश्चर्य का अनुभव करते हुए उन्होंने देखा कि लगभग पूरा यानी पवेलियन उन्हें देख रहा था, विशेष रूप से उन कल्टिवेटर्स की निगाहें जो ठंडी थीं और इतनी तीव्र घृणा से भरी हुई थीं कि मानो उन्हें निगल जाना चाहती हों। यह अप्रभावी आदमी, जो एक सुंदर लड़का भी नहीं माना जा सकता था, वह मैन्यांग की जिद बजाने में दोष कैसे बता सकता था? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनकी नजरों में चेन चांगन के आलोचना करने का साहस करना मैन्यांग का अपमान था और इस आदमी को अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिए। चेन चांगन ने हल्की खांसी दी। उनका भाव शांत और निडर था और उन्होंने अपनी बगल की युवती से पूछा कि क्या हुआ है। वह अभी अभी युवतियों की सेवा का आनंद ले रहे थे और उन्होंने मैन्यांग की बात नहीं सुनी थी। यंग मास्टर, मैन्यांग आपको देख रही है, मुझे देख रही है। चेन चांगन स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी ठुड्डी रगड़ी और मन ही मन सोचा, मैंने पहले ही फुल इफेक्ट स्पेक्टिकल का उपयोग करके अपने आप को यथासंभव साधारण और कम प्रोफाइल बना लिया है। क्या यह संभव है कि मैं फिर भी एक यंग मास्टर के रूप में अपने आकर्षण को नहीं छिपा सकता? छोटी सी स्टनिंग मैन्यांग, तुम सच में बहुत चंचल हो और तुम्हारी नजर वाकई तेज है। इतनी सावधानी के बावजूद तुमने मुझे खोज ही लिया। चेन चांगन को थोड़ा गर्व हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बगल की युवती को फुसफुसाते सुना, यंग मास्टर, मैन्यांग कहती हैं कि आप उनकी जिद बजाने में दोष बता सकते हैं और आशा करती हैं कि आप कुछ मार्गदर्शन देंगे। चेन चांगन स्तब्ध रह गए। ऐसा लगता था कि उन्होंने गलत समझा था, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग उन्हें देख रहे थे। हालांकि उन्हें अपने पिछले जन्म में जिद बजाने का कुछ अनुभव था, लेकिन चेन चांगन से जिद बजाने की आलोचना करने के लिए कहना उनकी क्षमता से परे था। उन्होंने एक सूखी हंसी दी और ऊंची आवाज में कहा, मैन्यांग की जिद बजाना अत्यंत उत्कृष्ट है, मेरे पास मार्गदर्शन देने के लिए कुछ नहीं है। मैन्यांग ने सिर हिलाया। जब मैं जिद बजा रही थी तो मैंने देखा कि यंग मास्टर ने थोड़ी असंतुष्टि का भाव प्रकट किया। निश्चित रूप से यंग मास्टर के पास कुछ अंतर्दृष्टि होगी। कृपया, मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। चेन चांगन चुप रहे। वह असंतुष्ट नहीं थे, वह सुनकर उब गए थे और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह देखकर कि चेन चांगन नहीं बोले, मैन्यांग मुस्कुराईं। उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने चेन चांगन की ओर स्नेह से देखा। यदि यंग मास्टर मार्गदर्शन देने को तैयार है तो आप आज रात मेरे साथ रात बिताना चुन सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे कमरे में हलचल मच गई। चेन चांगन को अनगिनत कल्टिवेटर्स की आहें और दिल टूटने की आवाजें सुनाई दी। हेवंस, मैन्यांग वास्तव में इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को अपने साथ रात बिताने के लिए चुनना चाहती थीं। यह इतनी देर तक चापलूसी करने की बर्बादी थी। यह सच था कि जो अंत तक चापलूसी करते हैं उन्हें अंत में कुछ नहीं मिलता। चेन चांगन निश्चित रूप से समझ गए थे कि मैन्यांग का रात बिताने से क्या मतलब था। सब वयस्क हैं। आखिरकार रात बिताना अपने आप को भेंट करने से अधिक कुछ नहीं था। लेकिन चेन चांगन उस तरह के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कसम खाई कि यह सिर्फ सोने के लिए था। सबसे अच्छा यह होगा कि कोई सुंदरी को गले लगाकर सो। जैसा कि कहावत है, किसी विदेशी भूमि में व्यक्ति खाली, अकेला और ठंडा महसूस करता है। यदि कोई सुंदरी को गले लगा सके तो यह निश्चित रूप से उसके कई वर्षों से आहत हृदय को सांत्वना देगा। इसके अलावा उन्हें अभी भी फेक्सियन माउंटेन लौटना था, किसी की मासूमियत लेकर, और फिर उसके बाद लापरवाही से चले जाना। क्या यह एक बेरहम आदमी होने से अलग नहीं होगा? प्रसिद्ध अनडिफीटेड अंड द हेवन ऐसा व्यक्ति नहीं था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। नहीं होगा, नहीं होगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिद बजाने के अलावा
चेन चांगन वास्तव में मेन्यांग की जिद बजाने में दोष नहीं बता सकते थे इसलिए। हालांकि चेन चांगन को मेन्यांग के साथ रात बिताने का थोड़ा विचार था, लेकिन उनमें आत्मजागरूकता भी थी। चेन चांगन ने हल्की मुस्कान दी, मेन्यांग की जिद बजाना असाधारण है। मैं वास्तव में आपकी जिद बजाने में कोई दोष नहीं बता सकता। आपकी बात सुनकर क्या यंग मास्टर जिद बजाना जानते हैं? मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। मेन्यांग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने फिर पूछा, तो क्या यंग मास्टर एक धुन बजा सकते हैं? चेन चांगन ने सिर हिलाया, मेरे कौशल बहुत साधारण है, इसलिए मैं अपना अपमान नहीं करूंगा। मेन्यांग चुप रह गईं। वह वास्तव में इस साधारण से यंग मास्टर द्वारा एक के बाद एक अस्वीकार कर दी गई थी। पहली बार उन्हें अपने आकर्षण पर संदेह हुआ। उन्हें पता होना चाहिए कि मर्त्यलोक में अपने कई वर्षों के दौरान उन्होंने पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया था। बेशक भले ही चेन चांगन वास्तव में उनकी जिद बजाने में दोष बता सकते थे, लेकिन मेन्यांग का चेन चांगन के साथ रात बिताने का कोई इरादा नहीं था। अंत में वह स्वाभाविक रूप से इमोर्टल तकनीकों का उपयोग करके यान्यू पवेलियन की अन्य शीर्ष कॉर्टिजन्स को चेन चांगन के साथ रहने देती। यह सिर्फ चेन चांगन के इनकार ने मेन्यांग को थोड़ी नाराजगी महसूस कराई। मेन्यांग को देखते हुए वह नाराज निगाहें वास्तव में किसी के भी बस की बात नहीं थी। सोचने के बाद मेन्यांग ने चेन चांगन के मन को मोहित करने के लिए एक इमोर्टल तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। उन्हें इस चेन चांगन को किसी भी कीमत पर बोलने पर मजबूर करना था, ताकि यह देख सके कि क्या चेन चांगन उनकी जिद बजाने में दोष बता सकते हैं। लेकिन ठीक इसी क्षण पूरा यान्यू पवेलियन जोर से हिल गया। उसके बाद एक ठंडी, भयानक और बहाई, जिसके साथ भूतों की चीखें और भेड़ियों की गड़गड़ाहट थी। भयानक आवाजें पूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में गूंज उठीं। मेन्यांग ने भौहें चढ़ाईं, यह सेंलियो इमोर्टल डोमेन की ओर है। फिर मेन्यांग ने चेन चांगन पर एक नजर डाली और उन्हें अस्थायी रूप से उनसे अपनी जिद बजाने की आलोचना करवाने का विचार छोड़ना पड़ा। वह एक इमोर्टल रेनबो में बदल गईं और यान्यू पवेलियन से बाहर निकल गईं। चैप्टर 153 सेंलियो इमोर्टल डोमेन ज़ोंगमिंग हेरेजिंग। पूरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी घुमावदार भूतिया कोहरे में पूरी तरह से ढंक गया था। यह एक विशाल काला सागर था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी से किसी के लिए भाग निकलना असंभव था। अब ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी पूरी तरह से अराजकता में था। अनगिनत उग्र भूत कोहरे से बाहर निकले, भयानक और भयंकर आत्माओं में बदलकर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में घुस गए। एक के बाद एक उन्होंने दांत निकाले और पंजे दिखाए, मानव मांस और रक्त खाया, मानव डिवाइन सोल्स का उपभोग किया। पलक झपकते ही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में हजारों लोग मारे गए। ठीक उसी समय ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी से कई स्पिरिट रेनबोज निकली। वे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के शक्तिशाली कल्टिवेटर थे, जिनमें 2 नेसेंट सोल और 1 दर्जन से अधिक गोल्डन कॉ कल्टिवेटर शामिल थे। उनमें से नेसेंट सोल कल्टिवेटर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के सिटी लॉर्ड थे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाया, कौन है जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में उपद्रव मचाने का साहस करता है? हाँ, मर्त्यलोक की चिंटियों का एक समूह। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी हंसी दी और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। क्लेटर उनके दाहिने हाथ की उंगलियों से भूतिया कोहरे की जंजीरें निकली। उनकी शक्ति भयानक थी, क्योंकि वे वॉइड रेल्म को पार कर गईं। ये नेसेंट सोल और गोल्डन को कल्टिवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। एक पल में उनके शरीर भूतिया जंजीरों से बंध गए और वे हिल नहीं सके। काले वस्त्रधारी ने अपनी उंगलियां भींची, जंजीरें कस गईं और एक भयानक बल फूटा, जिसका इरादा इन कल्टिवेटर्स को रक्त की धुंध में कुचलने का था। यह देखकर कि ये कल्टिवेटर मरने वाले थे, ट्रांग एक ठंडी तीखी जिद धुन एक तलवार में बदल गई, जिसने वॉइड रेल्म को भेदा और उन कल्टिवेटर्स को बांधने वाली भूतिया जंजीरों को एक एक करके काट दिया। कल्टिवेटर्स ने राहत की सांस ली। सामने 2 काले वस्त्रधारी आकृतियों को भय और आश्चर्य भरी नजरों से देखा। वे बहुत शक्तिशाली थे। यह कुछ ऐसा था जिसका वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। ये 2 काले वस्त्रधारी आकृतियां निश्चित रूप से नेसेंट सोल कल्टिवेशन से आगे निकल चुकी थी। कौन है? बाहर आओ। भूतिया जंजीरें कट गईं और काले वस्त्रधारी व्यक्ति क्रोधित हो गया। इमोर्टल प्रकाश की एक चमक दिखाई दी जो उन कुछ कल्टिवेटर्स के सामने प्रकट हुई। यह मेन्यांग थी, जो मिस्टी रेन पवेलियन से दौड़ी आई थी। मेन्यांग ने हल्की मुस्कान दी। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी वह स्थान है जहां मैं अपना खाली समय बिताना पसंद करती हूं। यदि आप 2 सेंलियो इमोर्टल डोमेन के आगंतुक अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ रक्त भोजन ढूंढना चाहते हैं, तो आप कोई दूसरा शहर क्यों नहीं चुनते? काले वस्त्रधारी के पीछे ज़ाइबो ने उदासीनता से कहा, क्षुअनु इमोर्टल रेल्म की इमोर्टल वेनरेबल कायन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको यहां मिलूंगा। मेन्यांग ने हल्की मुस्कान दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेंलियो इमोर्टल डोमेन का कोई व्यक्ति मेरा नाम जानता होगा। मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। ज़ाइबो के सामने काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हुड हटाया, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से पीला और सुंदर चेहरा सामने आया, जिसने लोगों को एक सिहरन भी दी। उसने कहा, इमोर्टल वेनरेबल कायन में मैं सेंलियो इमोर्टल डोमेन के सेंलियो गेट का यंग लॉर्ड ज़ोंगमिंग हूँ। आज के मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे अच्छा करेंगे कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी छोड़ दे। मेन्यांग हंस पड़ी, और अगर मैं न छोड़ूं तो
ज़ाइबो ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, इमोर्टल वेनरेबल कायन में यंग लॉर्ड के रक्षक इमोर्टल वेनरेबल के रूप में आपके कार्य एक लोअर रेल्म प्रोडिजी को दबा रहे हैं। इसलिए यदि मैं अशिष्टता करूं तो मुझे दोष न दे। ऐसा लगता है कि आप आज ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के सभी लोगों को मारने के लिए दृढ़ हैं। जोंगमिंग ने ठंडी सांस ली। मेरी कल्टिवेशन बढ़ाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लव रेल्म की चींटियों का एक समूह, उन्हें मारने में क्या हर्ज है। मेन्यांग ने अपनी पतली उंगली हिलाई और भयानक इमोर्टल प्रकाश की एक किरण जोंगमिंग की ओर बढ़ी। ज़ाइबो ने जोंगमिंग के सामने रुककर हाथ उठाकर इमोर्टल प्रकाश की उस किरण को चूर चूर कर दिया। इमोर्टल वेनरेबल कायन में आप वास्तव में सेनलियो गेट के यंग लॉर्ड पर हमला करने का साहस करती हैं। मेन्यांग की मुस्कान ठंडी पड़ गई। तुमने मेरे आराम में खलल डाला। तुम्हारे सेनलियो इमोर्टल डोमेन के एक प्रोडिजी को मारने में क्या गलत है। ज़ाइबो ने जोंगमिंग से कहा, इस इमोर्टल वेनरेबल कायन में को मुझ पर छोड़ दो। यंग लॉर्ड, आप अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के जीवित प्राणियों को मारने पर ध्यान दें। जोंगमिंग के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी और उसने सिर हिलाया। ज़ाइबो, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसके बाद जोंगमिंग ने दोनों हाथों से एक मुद्रा बनाई और वोइड रेल्म में एक महान फॉर्मेशन दिखाई दिया। भूतिया कोहरा उमड़ा और अधिक उग्र भूत बाहर निकले, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में कत्लेआम मचाते हुए। अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी एक गोस्ट सिटी था। उसने सेनलियो इमोर्टल डोमेन की मानडिवाउरिंग ग्रेट दाउ मेथड को कल्टिवेट किया था। उग्र भूत जो मांस, रक्त और डिवाइन सोल्स खाते थे, वे सब उसकी कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा में बदल जाते थे। जहां तक उन कुछ नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स और गोल्डन को कल्टिवेटर्स का सवाल था, जोंगमिंग ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और फिर से हमला किया। क्लैटर भूतिया कोहरे की जंजीरें भूतिया सांपों में बदल गईं, जो घातक इरादे से वार कर रही थीं। मेन्यांग उन्हें रोकना चाहती थी। हम्फ, इमोर्टल वेनरेबल कायन में मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो। ज़ाइबो ने मेन्यांग को रोक लिया। मेन्यांग का चेहरा बहुत बिगड़ गया था। ज़ाइबो की ताकत उनसे कम नहीं थी और वह जोंगमिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेशन रखता था। अगर वह मदद के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी तो उन्हें डर था कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के लाखों जीवित प्राणी जोंगमिंग के हाथों भयानक रूप से मारे जाएंगे, जो उसकी कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू के लिए रक्त भोजन बनेंगे। कितनी दयनीय बात है। यह लोअर रेल्म की दीनता थी। कई अपर रेल्म इमोर्टल्स की नजरों में वे पशुओं की तरह थे, चिंटियों की तरह कमजोर। शहर में अराजकता थी। हर जगह चीखें थीं, हर जगह शव थे और हर जगह गरजते उग्र भूत थे। मिस्टी रेन पवेलियन के अंदर जो कल्टिवेटर यहाँ एकत्र हुए थे, वे सब भाग गए थे, जिससे यह अस्तव्यस्त हो गया था। चेन चांगन की सेवा कर रही 10 युवतियां भी डर के मारे भाग गई थीं। अब मिस्टी रेन पवेलियन में केवल चेन चांगन बचे थे। वह बहुत नाराज थे। कृपया ऐसा मत करो, ठीक है? मैं बस एक शांत रात बिताना चाहता था। मैं बस आज रात चुपचाप किसी सुंदरी को गले लगाकर सोना चाहता था, अपने खाली अकेले और ठंडे दिल को सांत्वना देने के लिए। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में अचानक ऐसा क्यों हो गया? चेन चांगन न केवल नाराज थे बल्कि बहुत चिढ़ भी गए थे। लानत है कमीनों, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में उपद्रव मचाने वाला कौन है? मैं सच में उसे 81 बार छुरा घोंपना चाहता हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस ली। चेन चांगन का मिस्टी रेन पवेलियन में रहने का कोई इरादा नहीं था और वह बाहर चले गए। जैसे ही वह मिस्टी रेन पवेलियन से बाहर निकले, बाहर से एक चीख आई। उन्होंने देखा कि सड़क के बाहर दर्जनों भयानक बुरी आत्माएं विचरण कर रही थीं और वर्तमान में एक कल्टिवेटर को कुतर रही थीं। और वह कल्टिवेटर वही गोल्डन को कल्टिवेटर था जिसने पहले मिस्टी रेन पवेलियन में मेन्यांग की जिद विद्या की प्रशंसा की थी। चेन चांगन की खोपड़ी में सिहरन दौड़ गए। एक गोल्डन को कल्टिवेटर भी उन्हें नहीं रोक सकता था। उनका क्लोन केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का था, इसलिए यह और भी असंभव था। वह वापस मिस्टी रेन पवेलियन में चले गए। चैप्टर 154, डिस्कवरिंग एबिलिटीज, अ मेलोडी दैट ब्रेक्स द हार्ट। लानत है, बाहर की दुनिया वाकई खतरनाक है। थोड़ी सी भी लापरवाही और आप आपदा का सामना कर सकते हैं। अच्छी बात है कि यह केवल एक क्लोन है। मिस्टी रेन पवेलियन के अंदर चेन चांगन ने बाहर की हलचल सुनी और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। बाहर की स्थिति को देखते हुए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी को आज एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा था। यह बहुत संभव था कि शहर की हर जीवित आत्मा उग्र भूतों के हाथों मर जाएगी। ऊंचे मंच पर लकड़ी की जिद के सामने चेन चांगन सीधे बैठे, बाहर की हलचल सुनते हुए और अपने सामने के वाद्ययंत्र को भौहें चढ़ाकर देख रहे थे। अगर यह कदम इन उग्र भूतों के खिलाफ काम नहीं करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस अपने क्लोन को नष्ट होने देना होगा और सीधे फेक्सियन माउंटेन वापस लौट जाना होगा। चेन चांगन ने मन ही मन कहा, गरज गरज गरज। मिस्टी रेन पवेलियन के बाहर उग्र भूतों की फुफकार और गरज सुनाई दे रही थी। मुख्य दरवाजा तोड़ दिया गया और 1 दर्जन उग्र भूत, जिन्होंने चेन चांगन की ओर को भांप लिया था, मिस्टी रेन पवेलियन में घुस आए। चेन चांगन ने सिर उठाया, 1 दर्जन उग्र भूतों को देखा, हल्की मुस्कान दी और बोले, हालांकि मैं युवतियों के सामने अपने जिद कौशल का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वे सब भाग गईं। मुझे लगता है
कि मुझे तुम उग्र भूतों के सामने ही अपना मजाक उड़ाना पड़ेगा। यह कहने के बाद चेन चांगन ने धीरे से अपने हाथ तारों पर रखे और अचानक उनके दिल में एक परिचित और साथ ही अपरिचित सी अनुभूति उमड़ आई। उसी समय उनके पिछले जन्म में सीखी गई जिदा रचनाएं उनके दिमाग में उभर आईं। तुरंत बाद उन्होंने इनविंसिबल डोमेन सिस्टम के 2 प्रमुख कार्यों को सक्रिय किया। पहला, इमोर्टल डाउट ट्रू सोल्यूशन, दूसरा, फुल इफेक्ट स्पेक्टिकल। डोंगी चेन चांगन ने एक तार छेड़ा और एक जिदा स्वर बज उठा। यह गूंजदार और शक्तिशाली था, आत्मा को झकझोर देने वाला। साधारण लकड़ी की जिदा से एक शानदार चमक फूट पड़ी। दाव की शक्ति अब सर्वोच्च वध का रूप ले रही थी। वे 1 दर्जन उग्रभूत, मूल रूप से सोल पाव से बने, उस वधकारी दाव ध्वनि के तहत केवल फाड़ने वाला दर्द महसूस कर रहे थे। एक पल में उनके भूतिया शरीर राख में बदल गए। चेन चांगन ने सिर उठाया और 1 दर्जन उग्रभूतों को राख में बदलते देखकर उनकी आंखें अनायास ही चमक उठीं। मेरे पिछले जन्म में सीखी गई जिदा रचना एम्बुश फ्रॉम 10 साइड्स एक युद्ध क्षेत्र की रचना है। अब इमोर्टल डाउट ट्रू सोल्यूशन और फुल इफेक्ट स्पेक्टिकल के साथ संयुक्त होकर यह वास्तव में इन भूतिया संस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। चेन चांगन काफी हैरान थे। ऐसा लगता था कि इनविंसिबल डोमेन सिस्टम के कार्यों को लगातार खोजा जा सकता है ताकि और भी अधिक प्रभाव पैदा किए जा सकें कि यह अभी काम कर गया। यह पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था। चूंकि जिदा बजाना प्रभावी था, चेन चांगन ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी को बचाने का एक रास्ता खोज लिया था, इसलिए उन्होंने अब कोई संकोच नहीं किया। इस क्षण उन्होंने इमोर्टल डाउट ट्रू सोल्यूशन और फुल इफेक्ट स्पेक्टिकल दोनों कार्यों को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। जोंग डोंक डोंक जेंग जेंग जेंग। लकड़ी की जिदा के भीतर से मानो इमोर्टल डाउट ट्रू सोल्यूशन की शक्ति को धारण कर रही हो। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यह एक अद्वितीय खजाना जिदा में बदल गई हो। दाव की तरंगे बहने लगी और जिदा स्वरों की लहर के बाद लहर चेन चांगन की 5 उंगलियों के छेड़ने के साथ मिस्टी रेन पवेलियन से बज उठी और पूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में फैल गईं। किसी कारण से, हालांकि उन्होंने कई वर्षों में जिदा नहीं बजाई थी, लेकिन जब चेन चांगन ने बजाया तो उन्हें बिल्कुल भी अपरिचितता महसूस नहीं हुई। जिदा रचना एम्बुश फ्रॉम 10 साइड्स उनके साथ पूरी तरह से विलीन हो गई लग रही थी, मानो उन्होंने इसे हजारों हजारों बार बजाया हो। यह अनुभूति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तब हुई थी जब उन्होंने ट्यूब को नर्वाना नेमलेस ट्रीटिस सिखाया था। इससे अधिक परिचित कुछ नहीं हो सकता था। एक धुन जो दिल तोड़ देती है, कोई सहृदय कहाँ मिलेगा। पहले तो जिदा संगीत शांत था, लय सम और सघन। यह हजारों सेनाओं और दसियों हजार घुड़सवारों की तरह था, व्यवस्थित और शक्तिशाली, बड़े कदमों से आगे बढ़ते हुए। एक पल में जिदा संगीत ऊंचा और तीव्र हो गया, तनावपूर्ण और क्रूर, जिसे व्यक्ति को चारों ओर से दुश्मनों से घिरा होने का, 10 दिशाओं से घात का एहसास होता था, जो तलवारों की चमक और छाया से भरा था। खूनी हताश युद्ध का एक वीरतापूर्ण दृश्य। युद्ध की चीखों ने हेवंस को हिला दिया, पूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई उस ऊंची तीव्र जिदा धुन को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक दृश्य देखा हो जहां मिस्टी रेन पवेलियन की दिशा से जिदा संगीत पानी की तरह लहराता हुआ हजारों सेनाओं और दसियों हजार घुड़सवारों में बदलकर वध करने के लिए बाहर निकला। जहां से भी गुजरा वे उग्रभूत सब राख में बदल गए। इस क्षण पूरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी पूर्ण मौन में डूब गया। एक भी आवाज नहीं थी। शहर के सभी कल्टिवेटर स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा था? वे भयानक उग्रभूत उस वधकारी जिदा संगीत द्वारा नष्ट किए गए लग रहे थे। स्पष्ट रूप से संगीत में कोई शक्ति निहित नहीं थी, फिर भी वे उग्रभूत उसका विरोध नहीं कर सके। यह बहुत भयानक था, यह बहुत चौंकाने वाला था। जैसे ही जिदा संगीत पूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में फैला, सभी उग्रभूत संगीत द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के बाहर घुमावदार भूतिया कोहरा जिसने पूरे शहर को घेर रखा था, वह भी जिदा संगीत के तहत पूरी तरह से विलुप्त हो गया। यह क्या हो रहा है? हम बच गए हैं। कितना भयानक! जिदा संगीत शहर में उग्रभूतों को मार डाला। यह बस एक हेवन डिफाइंग विधि है। वास्तव में ऐसा लगता है कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में एक अद्वितीय पावरहाउस छिपा हुआ होगा। शहर के कल्टिवेटर आपदा से बचकर आश्चर्यचकित दिख रहे थे और अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध थे। चैप्टर 155 द हॉरिफाइड ज़ाइबो, हिडन ड्रैगन्स एंड क्राउचिंग टाइगर्स। आकाश में मेन्यांग और ज़ाइबो, जो वर्तमान में युद्ध कर रहे थे, साथ ही जोंगमेंग, जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी का वध करने के लिए उग्रभूतों को बुला रहा था। वह जिदा संगीत सुनकर तीनों स्तब्ध रह गए। दाव की शक्ति ज़ाइबो का चेहरा भावुक हो गया। जहां तक मेन्यांग की बात थी, उनके अद्भुत सुंदर चेहरे पर सदमा छा गया। किसने कार्रवाई की है? इस जिदा संगीत के भीतर दाव इतना अद्भुत है। किस तरह की रचना बजाई जा रही है जो इतनी चौंकाने वाली और विश्वविख्यात है? मेन्यांग मूल रूप से जिदा की कला को कल्टिवेट करती थी, इसलिए उन्हें जिदा दाव की गहरी समझ थी। इस क्षण जिदा संगीत सुनकर, जो ऊंचे पहाड़ों और बहते पानी की तरह लग रहा था, गूंजदार और शक्तिशाली, हर स्वर जो आता था उनकी सोल पर जोर से आघात करता था। इसने उन्हें एक अकथनीय, अपरिभाषित अनुभूति भी दी। अस्पष्ट रूप से
उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने हेवंस और अर्थ के भीतर छिपी दाव की तरंग को समझ लिया हो। उनकी कल्टिवेशन इस क्षण वास्तव में सुधरने लगी थी। यह कैसे संभव है? मेरा इमोर्टल लिनिएज दाव वास्तव में सुधर गया। कोई यह जानता है कि मेन्यांग मूल रूप से इमोर्टल वेनरेबल 6 हेवन रेल्म में थी। जो लोग कल्टिवेशन के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं उनके लिए ब्रेक थ्रू प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। इसके लिए इमोर्टल लिनिएज दाव में अंतर्दृष्टि और दाव की तरंगों को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा भले ही मेन्यांग 1000 या 10,000 वर्षों तक कल्टिवेट करे, वे कभी भी एक छोटे रेल्म की ब्रेक थ्रू का सपना नहीं देख सकती। और स्पष्ट रूप से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी से अचानक निकली जिद ध्वनि में एक सर्वोच्च जिद दाव, एक अनंत दाव था जिसने उन्हें बहुत लाभान्वित किया और उनके रेल्म को सुधारने की अनुमति दी। पलक झपकते ही मेन्यांग के शरीर के भीतर एक विशाल पहाड़ी बाढ़ की तरह ऊर्जा फूट पड़ी। उन्होंने वास्तव में एक ब्रेक थ्रू प्राप्त कर लिया था। उन्होंने वास्तव में इमोर्टल वेनरेबल 6 हेवन रेल्म से इमोर्टल वेनरेबल 7th हेवन में ब्रेक थ्रू किया था। हेवंस इतनी भयानक दाव तरंग ने वास्तव में उन्हें एक छोटे रेल्म की ब्रेक थ्रू प्राप्त करने में मदद की थी। मेन्यांग पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाईं, इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के भीतर एक उल्लेखनीय जिद दाव सेंट छिपा होगा। तुम्हारी कल्टिवेशन ने ब्रेक थ्रू कैसे प्राप्त कर लिया? ज़ाइबो, जो मेन्यांग से युद्ध कर रहा था, ने उनका अचानक ब्रेक थ्रू देखा और उसे एक कल्पना से कम नहीं समझा। साथ ही इमोर्टल वेनरेबल होने के नाते वह गहराई से जानता था कि इमोर्टल वेनरेबल रेल्म में ब्रेक थ्रू प्राप्त करना कितना कठिन था, जिसके लिए हेवंस और अर्थ की दाव तरंगों को समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हर छोटे रेल्म की ब्रेक थ्रू फिर से कल्टिवेट करने से कम नहीं होती थी। यह कठिन है, नीले आकाश पर चढ़ने से भी कठिन। लेकिन अभी इस मेन्यांग ने वास्तव में ब्रेक थ्रू प्राप्त कर लिया था। ज़ाइबो पहले से ही इतना स्तब्ध था कि वह एक शब्द नहीं बोल सका। उसने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी की ओर देखा। जिद संगीत शहर से आ रहा था और उसका दिल भारी हो गया। 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट वास्तव में इतने सारे छिपे हुए ड्रैगन और बैठे हुए बाघों से भरा है। न केवल वह अनडिफीटेड अन द हेवन है जिसने हेवन डिवाउरिंग इमोर्टल वेनरेबल को डरा दिया, बल्कि अब ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ भी है। केवल जिद की ध्वनि से उन्होंने 1000 चार्म्स इमोर्टल वेनरेबल को ब्रेक थ्रू प्राप्त करने में मदद की। ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति हेवनली इमोर्टल पावरहाउस होना चाहिए, या संभवतः इमोर्टल दाव सेंट भी। ज़ाइबो ने अपने मन में कड़वाहट महसूस की। यह क्या बकवास है? क्या यह 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट लोअर रेल्म नहीं है? इस बंजर पिछड़े इलाके में ऐसा व्यक्ति कैसे एकांतवास में रह सकता है? कई इमोर्टल डोमेन्स में भी इमोर्टल दाव सेंट नहीं होता। आहे! इस क्षण जोंगमिंग की पीड़ादायक चीखें उसके कानों तक पहुंची। जिद संगीत लहरों की तरह फैला, अदृश्य वध की तरह, और वह इसे रोक नहीं सका। अब उसका सोल शरीर ढहने लगा था और वह मृत्यु के कगार पर था। इसने ज़ाइबो को बहुत डरा दिया। वह जोंगमिंग के लिए दाव की रक्षा कर रहा था, जो सेनलियो इमोर्टल डोमेन की सबसे मजबूत ताकत, सेनलियो सेक्ट का यंग लॉर्ड भी था। अगर वह यहाँ मर गया तो उसका अपना सिर सुरक्षित नहीं होगा। ज़ाइबो, मुझे बचाओ! जोंगमिंग ने ज़ाइबो से मदद के लिए पुकारा। ज़ाइबो ने मेन्यांग से युद्ध जारी रखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जोंगमिंग की ओर दौड़ा, उसे बचाने का इरादा रखते हुए। ज़ेंग ज़ेंग ज़ेंग! अचानक भावपूर्ण जिद संगीत और भी उमड़ता और तीव्र हो गया। वास्तव में उठती और गिरती लहरों की तरह मूर्त तरंगों में बदल गया, जिसने दिल को पकड़ लिया, मानो सभी दुष्ट शत्रुओं का वध करने का इरादा हो। पलक झपकते ही यह जोंगमिंग, ज़ाइबो और मेन्यांग की ओर बढ़ गया। आहे! इस क्षण यह सिर्फ जोंगमिंग नहीं था जो पीड़ादायक चीखें निकाल रहा था। ज़ाइबो भी ऐसा ही था। उसका चेहरा एक भयंकर अभिव्यक्ति में विकृत हो गया था, मानो वह अनंत पीड़ा का अनुभव कर रहा हो। केवल मेन्यांग ही बची थी। उन्हें देखा गया कि वह अपनी आंखें थोड़ी बंद किए हुए थी, चुपचाप जिद दाव की लय को महसूस कर रही थी, जो एक विशाल इमोर्टल भाग्य और सौभाग्य था जो उन्हें इमोर्टल लिनिएज दाव में और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता था। ये मेन्यांग को कल्टिवेशन रेल्म के उच्च स्तर तक पहुंचने में और भी मदद कर सकता था। ज़ाइबो और जोंगमिंग अभी भी चीख रहे थे। जिद संगीत का हर स्वर उनकी सोल्स को पूरी तरह से फाड़ने लगा था, जिससे वे दर्द से चीखते रहे क्योंकि उनकी जीवन ऊर्जा समाप्त हो रही थी। जब तक अंततः ज़ाइबो और जोंगमिंग की पीड़ादायक चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं, जब तक वे गायब नहीं हो गईं। उस रात जिद संगीत ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी को हिला दिया, जिससे सभी कल्टिवेटर ध्वनि में डूब गए। किसे पता है कि कितना समय बीता जब तक जिद संगीत अंततः बंद नहीं हो गया। मिस्टी राइन पवेलियन में चेन चांगन पसीने से तरबतर थे। उन्होंने पहले कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। वह गोल मंच पर लेटे हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनके सामने लकड़ी की जिदर एम्बुश फ्रॉम 10 साइड्स यह रचना बजाने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। चैप्टर 156 इट कांट बी रॉन्ग, इट मस्ट बी हिम। गोल मंच पर लेटे हुए चेन चांगन ने पहले कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा कि इस वक्त उन्हें 20 युवतियों की सेवा चाहिए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इमोर्टल दाव ट्रू सोल्यूशन को
फुल इफेक्ट स्पेक्टिकल के साथ मिलाकर एक रचना बजाने से उनकी इतनी मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाएगी। बेशक शायद यह इसलिए था क्योंकि यह सिर्फ एक क्लोन था। इसके अलावा इस क्लोन के पास केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेशन थी। हालांकि अभी अभी यान्यू पवेलियन से बाहर की दुनिया तक फैली जिदा संगीत के माध्यम से चेन चांगन को ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से संगीत के साथ विलीन हो गए हों। फिर वह पूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी की स्थिति देखने में सक्षम थे। अब पूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के सभी उग्र भूत समाप्त हो चुके थे और पूरी तरह से अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हुए उन्होंने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के लाखों जीवित प्राणियों को बचाया था। इतना थक गया चेन चांगन ने खुद को मजबूर नहीं किया। वह बस गोल मंच पर लेट गए और सो गए। हालांकि सोने से पहले उन्हें जिस एक बात का अफसोस था वह यह थी कि आज रात खाली अकेली और ठंडी होने वाली थी। यह नियत था कि उनकी बाहों में कोई सुगंधित जेड नहीं होगा। यह नियत था कि वह बड़े सफेद खरगोशों के साथ नहीं खेल सकते। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के ऊपर जिदा संगीत में अनंत दाव की तरंगे थीं। भले ही वह पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन मेन्यांग के लिए उन्होंने अभी भी अपनी आंखें बंद रखीं, चुपचाप इस सब को महसूस करती रहीं। जिदा संगीत मंडरा रहा था और दाव की तरंगे चक्कर लगा रही थीं। ऐसा लगा जैसे उनका रेल्म इस ग्रेट दाव जिदा संगीत के प्रभाव में उत्कृष्ट हो गया हो, दीप्तिमान और चमकती हुई। मेन्यांग और भी सुंदर दिख रही थी। उन्होंने आंखें खोली और उनकी दोनों पुतलियां चमक रही थीं, प्रकाश से चमक रही थीं। उनकी कल्टिवेशन रेल्म ने इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसने मेन्यांग को पूरी तरह से अवास्तविक अनुभूति दी। इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में एक एकांतवासी अद्वितीय पाहास छिपा होना चाहिए। वह बहुत संभवतः हेवनली इमोर्टल सीक्रेट रेल्म का एक अद्वितीय पाहास था। शायद वह एक इमोर्टल दाव सेंट भी था। किसने सोचा होगा कि इस छोटे से लव रेल्म में ऐसी अद्वितीय हस्ती छिपी हुई थी। सामने देखते हुए ज़ाइबाओ और ज़ुओंगमिंग दोनों ने चीखना बंद कर दिया था। उनकी औरत शून्य थी और उनकी जीवना शक्ति उस ग्रेट दाव जिदा संगीत के तहत पहले ही ढह चुकी थी। विशेष रूप से ज़ुओंगमिंग मरने से पहले उसने अनिच्छा से कहा, मैं सेनलियो सेक्ट का प्रतिष्ठित यंग लॉर्ड अपर रेल्म का एक अद्वितीय प्रोडिजी इस छोटी सी जगह पर क्यों मरूं? मुझे स्वीकार नहीं है। यह कहने के बाद ज़ुओंगमिंग राख में बदल गया और हेवंस और अर्थ में विलीन हो गया। केवल एक स्टोरेज रिंग रह गया। जहां तक ज़ाइबाओ की बात थी, वह आखिरकार एक इमोर्टल वेनरेबल था। उसकी जीवन शक्ति मजबूत थी और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना ज़ुओंगमिंग से की जा सके। लेकिन ग्रेट दाव जिदा संगीत ने पहले ही उसके डिवाइन सोल को घायल कर दिया था, जैसे सुंदर चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा दरारों से भरा हो। एक स्पर्श और यह पूरी तरह से टूट जाएगा। ज़ाइबाओ का चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया था, भय और विनती से भरा हुआ। इमोर्टल वेनरेबल कायन में मुझे बचाओ। मेन्यांग के सामने एक इमोर्टल जिदा प्रकट हुई। उन्होंने आंखें बंद की और अपनी तर्जनी से हल्के से तार छेड़े। जिंग एक जिदा स्वर बजा जो एक तीखी इमोर्टल तलवार में बदल गया और ज़ाइबाओ की ओर बढ़ा। ज़ाइबाओ ने निराशा में गर्जना की। उसका डिवाइन सोल घायल था। भागने की तो बात ही छोड़ो, वह हिल भी नहीं सकता था। आह इमोर्टल वेनरेबल कायन में तुम भयानक मृत्यु मरोगी, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगी। ज़ाइबाओ की गर्जना अचानक बंद हो गई क्योंकि उसका सिर उस जिदा स्वर से बनी इमोर्टल तलवार द्वारा काट दिया गया था। उसका डिवाइन सोल नष्ट हो गया, राख में बदल गया और हेवंस और अर्थ में विलीन हो गया। सेनलियो इमोर्टल डोमेन का एक प्रतिष्ठित इमोर्टल वेनरेबल इस तरह मेन्यांग के हाथों मर गया। मेन्यांग के सामने इमोर्टल जिदा गायब हो गई। इमोर्टल वेनरेबल के डिवाइन सोल को हुआ नुकसान। एक दाव चोट है, भले ही तुम भाग जाते, तुम ज्यादा नहीं जी पाते। मुझे ही तुम्हें विदा करने दो। ल रेल्म के रक्षक इमोर्टल वेनरेबल्स में तुम शायद अकेले हो जो इतनी निराशाजनक रूप से मरे। मेन्यांग ने फुसफुसाया। उनकी नजर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी की ओर थी। इस क्षण ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी पूरी तरह से शांत हो गया था। शहर के कल्टिवेटर युद्ध क्षेत्र को साफ कर रहे थे। हालांकि ज़ुओंगमिंग द्वारा बुलाए गए उग्रभूतों को जिदा संगीत द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया गया था। फिर भी हुई मौतों की संख्या कम नहीं थी। कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। बेशक यह भी सबसे अच्छा संभावित परिणाम था। अगर चेन चांगन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पूरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी एक मृत शहर बन गया होता। जहां तक मेन्यांग की बात थी, उन्हें ज़ाइबाओ ने रोक रखा था और वह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी को बचा नहीं सकती थी। अभी अभी जिदा संगीत शहर के भीतर से आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक एकांतवासी पाहाउस इन जीवित प्राणियों को बचाने के लिए तैयार होगा। शायद मुझे मदद करते देखकर उन्होंने मुझ पर यह फॉर्चून बरसाया। अब जिदा संगीत बंद हो गया था, लेकिन मेन्यांग ने बहुत पहले ही देख लिया था कि संगीत कहाँ से आ रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में मेन्यांग ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ,
यह वही यान्यू पवेलियन था जहां उन्होंने पहले कॉर्टिजन की भूमिका निभाई थी। यह वास्तव में यान्यू पवेलियन से आया था। मेन्यांग बहुत हैरान थी इस तरह देखे तो। जब वह पहले यान्यू पवेलियन में जिद बजा रही थी तो उस सीनियर ने इसे भी सुना होगा, शायद वह मौके पर ही देख रहे थे। अचानक मेन्यांग का दिल कांप उठा। क्या यह वह हो सकता है? मेन्यांग के दिमाग में एक आकृति उभरी। यह दूसरी मंजिल के निजी कमरे से वह साधारण दिखने वाला व्हाइट रोब्ड यूथ था। आखिरकार केवल वही था जो उनके जिद संगीत से प्रभावित नहीं हुआ था। उसके अलावा मेन्यांग किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी। यह गलत नहीं हो सकता, यह वही होना चाहिए। चैप्टर 157। थैंक यू फॉर योर हेल्प सीनियर। मेन्यांग प्रकाश की एक किरण में बदल गईं और यान्यू पवेलियन की ओर चल पड़े। जब मेन्यांग यान्यू पवेलियन वापस आईं, यान्यू पवेलियन के अंदर यह खाली था। नहीं, यह पूरी तरह से खाली नहीं था। मेन्यांग ने गोल मंच पर चेन चांगन को देखा। उन्होंने उसे गोल मंच पर लेटा हुआ गहरी नींद में सोता हुआ देखा और वह अभी भी पूरी तरह से साधारण दिख रहा था। अगर यह बात नहीं होती कि मेन्यांग उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी तो शायद वह ये नहीं सोचती कि इमॉर्टल दाओ सेंट, वह भयानक पीएलएस एक्सपर्ट, उनके सामने यह व्हाइट रोब्ड यूथ था। शायद पहले मेन्यांग के मन में संदेह हो सकता था, लेकिन अब मेन्यांग ने व्हाइट रोब्ड यूथ के सामने नष्ट हुई लकड़ी की जिद देखने के बाद उन्हें अब कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने इस लकड़ी की जिद का उपयोग किया था। ये कहा जा सकता था कि यह पहले से ही उनकी इमॉर्टल दाओ शक्ति के एक निशान से सना हुआ था। आखिरकार मेन्यांग इमॉर्टल वेनरेबल कल्टिवेशन वाली पावरहाउस थी। इमॉर्टल दाओ शक्ति से सनी लकड़ी की जिद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर की तो बात ही छोड़े, गोल्डन को कल्टिवेटर भी इस लकड़ी की जिद को पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह कल्पना करना आसान था। हालांकि उनके सामने चेन चांगन पूरी तरह से साधारण था, केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म कल्टिवेशन वाला दिख रहा था। लेकिन यह निश्चित रूप से सतह पर दिखने जैसा नहीं था। यह सब नकली होना चाहिए। केवल एक सत्य था, उनके सामने व्हाइट रोब्ड यूथ निश्चित रूप से वह पीएलएस एक्सपर्ट था। वह निश्चित रूप से इमॉर्टल दाओ सेंट था। उन्होंने एक क्षण संकोच किया। मेन्यांग ने फिर भी कदम बढ़ाया, ऐसे पीएलएस एक्सपर्ट का सामना करते हुए, विशेष रूप से जिसने उन्हें कल्टिवेशन रेल्म ब्रेक थ्रू प्राप्त करने में मदद की थी। मेन्यांग अत्यंत सम्मानित थी। सीनियर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यान्यू पवेलियन बहुत शांत था। केवल चेन चांगन की सोते समय स्थिर सांसों की आवाज थी। क्या हो सकता है कि सीनियर सो रहे हैं? मेन्यांग चुप थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। बेशक मेन्यांग समझ सकती थी आखिरकार सीनियर जैसे पीएलएस एक्सपर्ट और इमॉर्टल दाओ सेंट का व्यक्तित्व विलक्षण होना सामान्य था। यह बिल्कुल सामान्य था। मेन्यांग ने चेन चांगन को परेशान करने के लिए फिर से नहीं बोला। इसके बजाय वह चुपचाप बगल में प्रतीक्षा करती रही। चेन चांगन गोल मंच पर लेटे हुए थे। उनकी कोई भी प्रतिष्ठित छवि नहीं थी। अब ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी का संकट समाप्त हो गया था। यान्यू पवेलियन की युवतियां जो भाग गई थीं, वे वापस लौट आई थीं। मेन्यांग ने यह देखा और मन ही मन सोचा, मैं उन्हें सीनियर को परेशान नहीं करने दे सकती। एक अदृश्य शक्ति ने उन युवतियों को बाहर रोक दिया जो यान्यू पवेलियन वापस आई थी। हालांकि बहुत थका हुआ और थकावट महसूस कर रहा था, लेकिन चेन चांगन बहुत गहरी नींद नहीं सोया था। आधी रात में चेन चांगन ने नींद से उठकर देखा, यह गोल मंच बहुत कठोर और असहज था। हालांकि जब चेन चांगन उठे तो उन्होंने मेन्यांग को देखा। वह अनायास ही स्तब्ध रह गए। मेन्यांग, तुम यहाँ कैसे? क्या यान्यू पवेलियन की शीर्ष कॉर्टिजन पहले ही नहीं चली गई थी? वह अचानक क्यों वापस लौट आईं? क्या हो सकता है कि चूंकि संकट समाप्त हो गया था, वह चाहती थीं कि वह उन्हें जिद विद्या में निर्देश दे। उन्होंने बगल में नष्ट हुई लकड़ी की जिद पर एक नजर डाली। चेन चांगन के मन में असहजता महसूस हुई। यह लकड़ी की जिद मेन्यांग की थी, अब यह उनके द्वारा तोड़ दी गई थी। क्या वह उनसे मुआवजा मांगने आई थी? रात पहले ही गहरी हो चुकी थी। विशाल यान्यू पवेलियन में केवल चेन चांगन और मेन्यांग थे। चेन चांगन मेन्यांग के शरीर से निकलती सुगंध को भी सूंघ सकते थे, एक प्राकृतिक शारीरिक सुगंध जो बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने अपना सिर रगड़ा, थोड़ा चकराया हुआ महसूस कर रहे थे। मेन्यांग के बोलने से पहले चेन चांगन ने कहा, मेन्यांग, मेरा इरादा उस लकड़ी की जिद को तोड़ने का नहीं था। तुम कितने पैसे चाहती हो? मैं मुआवजा दूंगा। मेन्यांग स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि चेन चांगन ऐसा क्यों कहेंगे। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। उनका रवैया सम्मानजनक था। सीनियर, यह तो बस एक लकड़ी की जिद है। इसके अलावा सीनियर ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के लाखों जीवित प्राणियों को बचाया और मुझे कल्टिवेशन रेल्म ब्रेक थ्रू प्राप्त करने में मदद की। मैंने अभी तक सीनियर को धन्यवाद देने का मौका भी नहीं पाया। मैं मुआवजा कैसे मांग सकती हूँ? चेन चांगन की आंखों में अत्यधिक आश्चर्य था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मेन्यांग वास्तव में जानती थी कि जिद बजाने वाला वह था। हालांकि
यह उनकी कल्टिवेशन रेल्म ब्रेक थ्रू में मदद करने वाली बात क्या थी? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना? लेकिन बहुत जल्द चेन चांगन को एहसास हुआ जब वह जिद बजा रहे थे तो उन्होंने इमॉर्टल दाओ ट्रू सोल्यूशन और फुल इफेक्ट स्पेक्टिकल की शक्ति का उपयोग किया था। उन्होंने मे न्यांग और ज़ाइबो के बीच युद्ध देखा था। उस समय जिद ध्वनि उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी और ऐसा लगता था कि इमॉर्टल दाओ ट्रू सोल्यूशन से युक्त जिद ध्वनि मे न्यांग द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। क्या यह वह कारण हो सकता है जिसने उन्हें ब्रेक थ्रू प्राप्त करने में मदद की? मैं ये बहुत संभव था। मैं इतना कम प्रोफाइल रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक सुंदर शीर्ष कॉटिजन द्वारा मुझे सीने कहा जाएगा। निश्चित रूप से चाहे मैं कितना भी कम प्रोफाइल रहूं, यह मेरी असाधारण प्रतिभा को नहीं छिपा सकता। चेन चांगन मुस्कुराए। भेड़। उनकी नजर एक बार फिर मे न्यांग पर पड़ी। जिद ध्वनि के माध्यम से चेन चांगन ने मे न्यांग और ज़ाइबो के बीच युद्ध देखा था। दोनों पक्षों में बहुत मजबूत युद्ध क्षमता थी और उनकी हर चाल में इमॉर्टल दाओ की शक्ति थी। आखिरकार वर्तमान चेन चांगन के लिए वह कम से कम काफी कुछ इमॉर्टल्स के संपर्क में आ चुके थे और उनका एक दाव प्रोटेक्टिंग इमॉर्टल वेनरेबल से भी संपर्क हो चुका था। चैप्टर 158 चेन चांगन्स इंटेरोगेशन। चेन चांगन इस बात को अच्छी तरह से समझते थे अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो ज़ाइबो, ज़ोंगमिंग और मे न्यांग ये सभी अपर रेल्म के इमॉर्टल्स होने चाहिए। वह ज़ोंगमिंग अपनी कम उम्र के बावजूद पहले से ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेशन रखता था। यह बहुत संभव था कि वह अपर रेल्म का एक प्रोडिजी था जिसने रीइंकार्नेशन लिया था और फिर से कल्टिवेट कर रहा था। जहां तक ज़ाइबो और मे न्यांग की बात थी, उनकी ताकत बराबर थी, तो फिर यह बहुत संभव था कि वे दो रक्षक इमॉर्टल्स थे। आखिरकार लोअर रेल्म के सामान्य इमॉर्टल्स के पास उनके जैसी शक्तिशाली और आश्चर्यजनक युद्ध क्षमता नहीं थी। चेन चांगन की नजर का सामना करते हुए मे न्यांग ने थोड़ी घबराहट महसूस की। उनके सामने चेन चांगन एक पीएलएस एक्सपर्ट थे और इससे भी बढ़कर एक इमॉर्टल दाव सेंट। अगर वह उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकती तो यह भविष्य में वह जिस इमॉर्टल दाव को कल्टिवेट करेंगी उसके लिए अत्यधिक सहायक होगा। हो सकता है कि उन्हें भविष्य में शुअनु इमॉर्टल रेल्म वापस जाने के लिए सेवंथ प्रिंसेस की भी आवश्यकता न पड़े। उन्हें इमॉर्टल वेनरेबल की ब्रेक थ्रू प्राप्त करने और हेवनली इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म में कदम रखने का अवसर मिलेगा। चेन चांगन ने अपनी नजर हटाई। फिर भी मन ही मन आह भरी। किसने सोचा होगा कि अपर रेल्म की एक रक्षक इमॉर्टल वेनरेबल वास्तव में इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के यान्यू पवेलियन में छिपी हुई थी, एक कॉटिजन के रूप में अभिनय कर रही थी। और वह बात चेन चांगन को अच्छी तरह याद थी। उनकी जिद विद्या में थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करने से उन्हें उसके साथ एक रात बिताने की अनुमति मिल सकती थी। क्या यह सच है? स्कत्स्कत्स्का, क्या अपर रेल्म की सुंदर इमॉर्टल वेनरेबल्स इतनी खुली होती हैं? इमॉर्टल वेनरेबल के साथ एक रात बिताना, मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा लगता है। नहीं नहीं, मेरी वासना मुझ पर हावी हो रही है। सीनियर, ये सेंल्युओ इमॉर्टल डोमेन के उन दोनों के स्टोरेज रिंग्स हैं। ये स्टोरेज रिंग्स ज़ोंगमिंग और ज़ाइबो के मरने के बाद छोड़ी गई थी। एक अपर रेल्म प्रोडिजी था सेंल्युओ इमॉर्टल डोमेन की शीर्ष ताकत, सेंल्युओ गेट का यंग लॉर्ड, और दूसरा एक इमॉर्टल वेनरेबल था। उन स्टोरेज रिंग्स में इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स, इमॉर्टल टेक्निक्स और यहाँ तक कि इमॉर्टल मेडिसिन, इमॉर्टल स्टोन्स और अन्य चीजें स्वाभाविक रूप से कम नहीं थीं। हालांकि मे न्यांग ने इन दो स्टोरेज रिंग्स को अपने पास रखने का जरा भी विचार नहीं किया। उन्होंने ये दो रिंग्स चेन चांगन को सौंप दी। जहां तक चेन चांगन का सवाल था, इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स, इमॉर्टल मेडिसिन और इसी तरह की चीजों की उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। एकमात्र चीज जिसकी उन्हें परवाह थी वह थी अंदर के इमॉर्टल स्टोन्स। आखिरकार उनके लिए इमॉर्टल स्टोन्स सबसे महत्वपूर्ण थे। बहुत अच्छा। चेन चांगन शांत और संयमित रहे और उन्होंने दोनों स्टोरेज रिंग स्वीकार कर ली। अब यह दूसरी बार था जब चेन चांगन अपर रेल्म के एक इमॉर्टल के साथ आमने सामने मैत्रीपूर्ण बातचीत के लिए बैठे थे। पहली बार जियांग यूचन के साथ था। दुर्भाग्य से वह थोड़ी मूर्ख थी और अपर रेल्म के बारे में उसे जो जानकारी थी वह बहुत सीमित थी। अब अंततः उन्हें अपर रेल्म का एक और इमॉर्टल मिला था जिसके साथ वह मैत्रीपूर्ण बातचीत कर सकते थे, और वह एक रक्षक इमॉर्टल वेनरेबल थी, उसी रेल्म की जो सेंट मार्शल इमॉर्टल वेनरेबल थी। अपर रेल्म में उनका काफी उच्च स्थान होना चाहिए। शायद वह मे न्यांग से अपर रेल्म के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जम्हाई लेते हुए चेन चांगन गोल मंच से नीचे उतरे और एक खाली सीट पर बैठ गए। बैठो। धन्यवाद सीनियर। मे न्यांग कुछ हद तक सम्मानित महसूस कर रही थीं और बगल की सीट पर बैठ गईं। इस समय वह उस समय से अलग दिख रही थीं जब वह मंच पर जिद बजा रही थीं और हंसी मजाक कर रही थीं। अब वह कुछ हद तक संकोची दिख रही थीं। चेन चांगन मे न्यांग के शरीर से निकलती सुगंध को और अधिक स्पष्ट रूप से सूंघ सकते थे। मे न्यांग को इस तरह देखकर चेन चांगन ने मन ही मन सोचा, रात लंबी है, अगर मैं मे न्यांग से मेरा साथ देने को कहूं तो क्या वह मानेंगी? बेशक चेन चांगन,
विचारों में विशाल लेकिन कार्यों में बौना था। वह मेन्यांग से उसके साथ रात बिताने के लिए कहने जैसे शब्द नहीं बोल सकते थे। आह, मैं अभी भी बहुत अनुभवहीन हूँ। यह अच्छा नहीं है। यह देखकर कि चेन चांगन नहीं बोल रहे थे और यह नहीं जानते कि वह क्या सोच रहे थे, मेन्यांग भी नहीं बोली, जैसे कि चेन चांगन को परेशान करने की चिंता हो। मुख्य विषय पर लौटते हुए चेन चांगन ने अपने बेतरतीब विचारों को रोका। इस समय अभी भी महत्वपूर्ण काम था। रात लंबी है, पहले महत्वपूर्ण काम निपटा लें, फिर किसी और चीज के बारे में सोचे। चेन चांगन का गंभीर भाव देखकर मेन्यांग भी सम्मानजनक हो गईं और जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। मेन्यांग, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे आने वाले प्रश्नों का उचित उत्तर दोगी। कोई बात नहीं सीनियर, अहम तो मैं प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। नाम है मेन्यांग। लिंग। मेन्यांग थोड़ी नाराज हुई लेकिन सच सच उत्तर दिया। महिला। जन्मस्थान। जन्मस्थान, मेरा मतलब है अपर रेल्म में। तुम कहाँ से हो? ओह ओह सीनियर, मेरा जन्म स्थान क्षुअनु इमोर्टल रेल्म है। कल्टिवेशन। इमोर्टल वेनरेबल सेवंथ हेवन। तुम्हारा बस्ट साइज क्या है? चेन चांगन ने उन पर एक नजर डाली। हम्मा, उठती हुई लहरें काफी बड़ी लग रही हैं। सीनियर, बस्ट साइज क्या है? मेन्यांग ने उलझन में पूछा। अहम तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगी नहीं। मुझे इसके बारे में कुछ समझ है। तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, क्या तुम अभी भी अविवाहित हो? मेन्यांग के लिए यह एक अत्यंत गहन पूछताछ थी। मेन्यांग चेन चांगन के कई शब्दों को नहीं समझ सकी, जिससे उन्हें और भी अधिक लगा कि चेन चांगन ज्ञानी है और उन्होंने गहरी प्रशंसा महसूस की। सीनियर वास्तव में इमोर्टल द सेंट होने के योग्य है। बेशक बस्ट साइज, अविवाहित होने आदि के बारे में पिछले प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं थे। जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि इस पूछताछ के माध्यम से चेन चांगन ने अपर रेल्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की थी, जिनमें से अधिकांश अपर रेल्म प्रोडिजीज के रीइंकार्नेशन और पुनः कल्टिवेशन के बारे में थी। चैप्टर 159, द डाओ इज इन्फिनिट, द इमोर्टल डाओ सेंट। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। उन्होंने मेन्यांग से सीखा कि लोअर रेल्म का यह हेवनली डाओ गार्डियन डेटी वास्तव में अपर रेल्म के प्रोडिजीज के लिए तैयार किया गया था। केवल अपर रेल्म के प्रोडिजीज ही अपर रेल्म के इमोर्टल्स की मान्यता प्राप्त कर सकते थे। इसका कारण क्या था? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपर रेल्म में हर कोई रीइंकार्नेशन और पुनः कल्टिवेशन के लिए योग्य नहीं होता। मिरियाद इमोर्टल डोमेन्स में हर डोमेन का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ होता है। जो इमोर्टल डोमेन लॉर्ड होता है वे इमोर्टल डोमेन पर शासन करते हैं, जो काफी हद तक 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट के हेवनली डाओ गार्डियन डेटी के समान है। इसके अलावा हर इमोर्टल डोमेन में एक प्रोडिजी रैंकिंग होती है। हालांकि हर कोई प्रोडिजी रैंकिंग में शामिल होने के योग्य नहीं होता, केवल वे लोग जो डोमेन के दाव की मान्यता प्राप्त करते हैं प्रोडिजी रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं। कई इमोर्टल डोमेन्स में केवल मुट्ठी भर लोग प्रोडिजी रैंकिंग में जगह बना पाते हैं। बदतर स्थितियों में शायद केवल एक व्यक्ति प्रोडिजी रैंकिंग में जगह बना पाता है। इससे भी बदतर ऐसे मामले हैं जहां पूरे इमोर्टल डोमेन में एक भी व्यक्ति प्रोडिजी रैंकिंग में प्रवेश नहीं कर पाता। उस स्थिति में इमोर्टल डोमेन बिना स्वामी का होता है, बिना नेता के ड्रैगन का एक समूह, और जल्दी या बाद में इसे अन्य शक्तिशाली इमोर्टल डोमेन्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। जिस बात ने चेन चांगन को और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह थी, इस क्षुअनु इमोर्टल रेल्म में वास्तव में सूची में 9 लोग हैं। ऐसा लगता है कि इसके विकास की संभावनाएं उत्कृष्ट हैं और मेन्यांग की दाव प्रोटेक्टर वह व्यक्ति है जो क्षुअनु इमोर्टल रेल्म की प्रोडिजी रैंकिंग पर 7वें स्थान पर है, जिसे 7th प्रिंसेस भी कहा जाता है, जिसने 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट पर रीइंकार्नेशन लेकर पुनः कल्टिवेट किया है। जिस बात ने चेन चांगन को और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह थी, वह वास्तव में इस 7th प्रिंसेस को जानते थे। यह स्काई डीमन एंशंट फॉक्स कबीले की बायु थी। कितनी छोटी दुनिया है। उनके आसपास के लोग वास्तव में अपर रेल्म के प्रोडिजीज थे जिन्होंने रीइंकार्नेशन लिया था। यह सब जानने के बाद चेन चांगन ने एक बात समझ ली, 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट के 9 प्रोविंसेस ट्राइपॉड का गंतव्य और हेवनली डाओ गार्डियन डेटी का पद यह अपर रेल्म के प्रोडिजीज के लिए होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग बेयर और लिटल टेल की एप्टीट्यूड चाहे कितनी भी उच्च क्यों न हो, वे हेवनली डाओ की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। तो 9 प्रोविंसेस ट्राइपॉड की मान्यता प्राप्त करने के लिए न केवल उच्च एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है, बल्कि अपर रेल्म के इमोर्टल डोमेन से दाव की मान्यता की भी आवश्यकता होती है। चेन चांगन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट के हेवनली डाओ से अप्रसन्न महसूस करते हुए यह हेवनली डाओ पूरी तरह से एक दम्भी चीज की तरह लग रहा था। क्या वह लोअर रेल्म के प्रोडिजीज को तुच्छ समझ रहा था? मेन्यांग से चेन चांगन ने बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त की थी। स्वाभाविक रूप से वह उनके बहुत आभारी थे। बेशक चूंकि मेन्यांग बाययू की दाव प्रोटेक्टर थी और संयोगवश वह बाययू को जानते थे,
चेन चांगन का मे न्यांग के प्रति भी अच्छा प्रभाव था। चेन चांगन को थोड़ा दुख हुआ, उन्हें पता था कि वह शायद मे न्यांग के साथ सो नहीं पाएंगे। जैसा कि कहावत है, एक खरगोश अपने ही बिल के पास की घास नहीं खाता। मे न्यांग का बाय यू के साथ रिश्ता लगभग बिल के पास की घास के समान था। एक और बात थी जिसके बारे में चेन चांगन उत्सुक थे। मे न्यांग, तुम्हारे विचार में तुम क्यों सोचती हो कि मैं एक इमॉर्टल दाव सेंट हूँ? मे न्यांग ने उत्तर दिया, सीनियर, जिद की कला में आपकी उपलब्धियां बहुत पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी हैं। आपके जिद संगीत में निहित दाव की तरंगे अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और विशाल हैं। ऐसा हुआ कि मैं भी जिद की कला में कल्टिवेट करती हूँ। सीनियर को बजाते सुनकर मैंने संगीत के भीतर दाव की तरंगों को अवशोषित कर लिया, जिसने मुझे अचानक प्रकाश देखने और अपनी कल्टिवेशन में एक स्तर की ब्रेक थ्रू प्राप्त करने की अनुमति दी। इमॉर्टल दाव सेंट के अलावा कोई अन्य इमॉर्टल यह नहीं कर सकता। चेन चांगन को अचानक समझ आ गया, ऐसा लगता है कि तुम इमॉर्टल दाव सेंट्स के बारे में काफी कुछ जानती हो। मे न्यांग ने बहुत भावना के साथ कहा, सीनियर, आप मजाक कर रहे हैं। यह पहली बार है जब मैं इमॉर्टल दाव सेंट को देख रही हूँ। मैंने इमॉर्टल डोमेन में पहले केवल उनके बारे में सुना था। हालांकि मे न्यांग नहीं जानती थी कि चेन चांगन ने क्यों पूछा। उन्होंने बस यह मान लिया कि यह इमॉर्टल दाव सेंट का विलक्षण स्वभाव था और उन्होंने उत्तर दिया, सेंट्स सर्वोच्च और अलौकिक होते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते मिरियाद इमॉर्टल डोमेन्स में। वे केवल एक किंवदंती है। इमॉर्टल दाव भी एक दाव है, दाव अनंत है। स्लोतर का दाव, लॉन्जेविटी का दाव, लव का दाव और यहाँ तक की जिद, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग की कलाएं। हर कल्टिवेटर जिस दाव पर चलता है वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग होता है और जिद का दाव स्वाभाविक रूप से दाव की श्रेणी में आता है। जिद, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग भी एक दाव माने जाते हैं। चेन चांगन बहुत हैरान थे। मे न्यांग ने सिर हिलाया, हाँ सीनियर। सीनियर की जिद कौशल में उपलब्धियों के साथ आप निश्चित रूप से जिद के दाव पर चल रहे हैं, जब हर दाव को अपनी चरम सीमा पर ले जाया जाता है। सीनियर की तरह और कोई दूसरों को दाव पर एनलाइटनमेंट प्राप्त करने और अपनी कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम होता है तो कोई सेंट कहलाता है। मे न्यांग को अपने मन में कुछ संदेह महसूस हुए, चूंकि उनके सामने सीनियर एक इमॉर्टल दाव सेंट थे, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से इस पहलू के बारे में उनसे अधिक जानकारी होनी चाहिए। फिर भी उन्होंने उन्हें काफी अज्ञानी होने का आभास दिया। बेशक मे न्यांग को जरा भी संदेह नहीं था कि चेन चांगन वास्तव में इमॉर्टल दाव सेंट नहीं थे। यदि वह इमॉर्टल दाव सेंट नहीं होते तो वह जिद की ध्वनि के माध्यम से ज़ाइबो को कैसे हरा पाते, जो एक इमॉर्टल वेनरेबल दाव प्रोटेक्टर भी था। यदि वह इमॉर्टल दाव सेंट नहीं होते तो वह उन्हें उनके रेल्म में ब्रेक थ्रू प्राप्त करने में कैसे मदद कर पाते। वह एक इमॉर्टल वेनरेबल थी, न कि इमॉर्टल सोल्जर या इमॉर्टल जनरल जैसी कोई छोटी मछली। इसके अलावा चेन चांगन की जिद बजाने में दाव की तरंगे बहुत विशाल और तीव्र थीं। इसने पूरी तरह से उनके दाव इमॉर्टल लिनियज को प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया, जिससे उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसलिए मे न्यांग की नज़र में चेन चांगन निश्चित रूप से एक इमॉर्टल दाव सेंट थे। उनके मन में जरा भी संदेह नहीं था। चैप्टर 160 है द नाइन्थ प्रिंस फेशन रीइंकार्नेटेड एंड कल्टिवेटिंग एन जेजू कॉन्टिनेंट ब्लड प्रोविंस चिशन सिटी। एक शानदार अरोरा 9 हेवन से उतरा, एक निश्चित हवेली में प्रवेश कर गया। 3 दिन बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। एक पल में पूरा चिशन सिटी असीम रक्त का से घिर गया और विशाल बातल इंटेंट अंतहीन हत्या इरादे के साथ जन्म लिया। बच्चे का शरीर क्रिस्टल स्पष्ट था, जो भयानक शक्ति से युक्त था। उसके माथे पर पुनः कल्टिवेशन का एक शानदार चमकता इमॉर्टल सील भी था। यह सही था, वह अपर रेल्म का एक प्रोडिजी था जिसने रीइंकार्नेशन लिया और पुनः कल्टिवेट कर रहा था। क्षुअनवू इमॉर्टल रेल्म का 9th प्रिंस फेशन। तो यह है जेजू कॉन्टिनेंट। उसकी कोमल आंखें ठंडक से भरी थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 9th प्रिंस फेशन जन्म के समय ही अपना इमॉर्टल सील ऑफ रिकल्टिवेशन जागृत कर लेगा। यह शरीर बहुत छोटा है। फेशन की आंखें खूनी लाल थीं। इमॉर्टल सील ऑफ रिकल्टिवेशन की शक्ति को अवशोषित करते हुए उसका शिशु जैसा कोमल शरीर तेजी से बढ़ा। कुछ ही सांसों में वह पहले से ही 7 या 8 साल का था। उसके बगल में रीइंकार्नेशन और पुनः कल्टिवेशन के इस जीवन में फेशन के माता पिता थे। अभी अभी पैदा हुए बच्चे को देखकर वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। क्या यह वह बच्चा था जिसे उन्होंने जन्म दिया था? वह अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? ठीक उसी समय फेशन ने वार किया, अपने माता पिता की गर्दनें तोड़ दी। उनके शरीर के भीतर महत्वपूर्ण काय और रक्त पूरी तरह से फेशन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। फेशन ने महसूस किया कि उसकी कल्टिवेशन बढ़ गई है। कुछ और दर्जन सामान्य लोगों को मारना उसके लिए का रिफाइनिंग रेल्म की ब्रेक थ्रू करने और कल्टिवेटर बनने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अपने माता पिता को वापस देखते हुए उनकी महत्वपूर्ण काय और रक्त समाप्त होने के बाद
वे पहले से ही 2 सूखी लाशें थीं। फेशन ने उन्हें उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। उसके लिए ल रेल्म की चींटियां उसके माता पिता बनने की योग्यता कैसे रख सकती थीं। वह हवेली से बाहर निकला। बातल इंटेंट और हत्या इरादा उसके पूरे शरीर में भर गया। इमोर्टल सील ऑफ रिकल्टिवेशन से शक्ति को अवशोषित करते हुए उसने चिशन सिटी में नरसंहार किया। हर पल उसकी कल्टिवेशन एक बड़ी वृद्धि से गुजर रही थी। चिशन सिटी के लिए यह एक आपदा थी। आधे दिन बाद चिशन सिटी एक मृत शहर बन गया था। हर कोई फेशन के हाथों मारा गया था, जो उसकी कल्टिवेशन उन्नति के लिए रक्तबलि बन गया था। अब इस शहर का नरसंहार करके फेशन का रिफाइनिंग रेल्म के 5वें स्वर्ग तक पहुंच गया था और फेशन इस समय शहर की दीवार पर खड़ा था। मृत शहर को उदासीनता से देख रहा था। वह अब 15 या 16 साल के युवा की तरह दिखता था, लंबे लाल बाल और उदासीन अभिव्यक्ति के साथ, पूरी तरह से किसी भी बचकानापन से रहित। वास्तव में दुनिया पर उतरा एक स्लॉटर गॉड जो लोगों के दिलों को चौंका देता था। उसने अचानक कुछ महसूस किया और ऊपर देखा। एक सेलेस्टियल रेनबो आकाश में दौड़ी। चिशन सिटी पहुंची। जैसे ही सेलेस्टियल रेनबो विलीन हुई, यह और कोई नहीं बल्कि सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल था। सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल ने डेथ काय से भरे चिशन सिटी पर एक नजर डाली। उनका भाव भी उतना ही उदासीन था। फिर फेशन को प्रणाम किया। 9th प्रिंस। सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल, तुम देर से आए। मेरी क्षमा 9th प्रिंस। मैं क्षुअनु इमोर्टल रेल्म छोड़ने के बाद तुरंत यहाँ दौड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 9th प्रिंस का इमोर्टल सील ऑफ रिकल्टिवेशन इतनी जल्दी जागृत हो जाएगा। तार्किक रूप से अपर रेल्म के प्रोडिजीज जो रीइंकार्नेशन लेते हैं और पुनः कल्टिवेट करते हैं, उन्हें अपना इमोर्टल सील ऑफ रिकल्टिवेशन जागृत करने से पहले सोल ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की ब्रेक थ्रू करनी होती है। लेकिन फेशन के साथ उसका इमोर्टल सील ऑफ रिकल्टिवेशन अपने रीइंकार्नेशन और पुनः कल्टिवेशन के कुछ ही दिनों बाद जागृत हो गया, जिसने सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल को बहुत आश्चर्यचकित किया। फेशन ने ठंडी हंसी दी। यही कारण है कि मैंने पहले दमेन स्टील की मान्यता मांगी। जब तक मुझे दमेन स्टील की मान्यता मिल जाती है, मैं अपना इमोर्टल सील ऑफ रिकल्टिवेशन समय से पहले जागृत कर सकता हूं। तो क्या हुआ अगर अन्य प्रोडिजीज पहले लोअर रेल्म में उतर आए? मैं फिर भी उनसे आगे निकल सकता हूं। उग्र बातल इंटेंट उसके शरीर से एक उग्र ज्वार की तरह फूटा, जिससे सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल चौंक गए और उन्होंने आधा कदम पीछे हट लिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फेशन, जिसने अभी अभी कल्टिवेट करना शुरू किया था, बातल इंटेंट और हत्या इरादा उत्पन्न करेगा, जिसे उन्होंने भी खतरनाक पाया, जैसा कि गॉडफील्ड तारम बॉडी से उम्मीद थी। फेशन ने उदासीनता से कहा, सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल, प्रोडिजी रैंकिंग के अन्य 8 को मेरे हाथों मरना होगा। इस पीढ़ी का इमोर्टल डोमेन लॉर्ड केवल मेरा होगा। काश 9th प्रिंस की इमोर्टल दाव फले फूले। सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है। कहिए 9th प्रिंस। मिरियाड इमोर्टल डोमेन्स में अनगिनत प्रोडिजीज हैं। यह जेजू कॉन्टिनेंट रीइंकार्नेशन और पुनः कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त है। इसलिए यहाँ पहले से ही इमोर्टल डोमेन प्रोडिजीज होने चाहिए जिन्होंने रीइंकार्नेशन लेकर पुनः कल्टिवेट किया हो। चूंकि मैं इस जेजू कॉन्टिनेंट में रीइंकार्नेशन लेकर पुनः कल्टिवेट कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि अभी तक कोई हेवनली दाव गार्डियन डेटी नहीं बना है। तुम्हारा कार्य जेजू कॉन्टिनेंट में उन प्रोडिजीज को ढूंढना है जिन्होंने रीइंकार्नेशन लेकर पुनः कल्टिवेट किया है। मैं उन सभी को एक एक करके मार डालूंगा। उनमें से कोई भी जेजू कॉन्टिनेंट से जीवित नहीं निकलेगा। और एक और कार्य, 9 प्रोविंसेस ट्राइपॉड को ढूंढो। जैसा आप आदेश दें। जाओ। सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल ने सिर हिलाया। अधिक नहीं रुके, वह एक सेलेस्टियल रेनबो में बदल गए और अत्यधिक गति के साथ चिशन सिटी से रवाना हो गए। सेंट मार्शल इमोर्टल वेनरेबल के चिशन सिटी छोड़ने के बाद फेशन ने दूर तक देखा। उसके लाल बाल उन्मत्त रूप से लहरा रहे थे और उसकी आंखों की एक जोड़ी लाल चमक उत्सर्जित कर रही थी दुनिया पर उतरे एक स्लॉटर गॉड की तरह। उसने चिशन सिटी से दूसरे शहरों की अपनी यात्रा शुरू की। उसके द्वारा पारित हर शहर में कोई बच नहीं पाया। सब फेशन की कल्टिवेशन उन्नति के लिए पोषण बन गए। उसकी कल्टिवेशन भी हर पल और हर सेकंड के साथ बढ़ती गई। काय रिफाइनिंग रेल्म, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म, गोल्डन कॉ रेल्म। जल्द ही उसे एक खबर मिली 9 प्रोविंसेस ट्राइपॉड के बारे में, हेवनली दाव गार्डियन डेटी के बारे में और उस पूरी दुनिया में अद्वितीय चेन चांगन के बारे में। 1 महीने बाद डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी। गोस्ट प्रोविंस में एक बड़ा शहर जो कभी लाखों प्राणियों का घर था, अब डेथ कैसे आकाश तक भरा हुआ था। फेशन धीरे धीरे शहर से बाहर निकला, सीधे गोस्ट प्रोविंस की ओर बढ़ रहा था।